ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस आप देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। देखो ये आपका क्या है, बीम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये वाला जो है जोन कौन सा है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अपना स्टील लगा हुआ है। मतलब ये कौन सा जोन है, टेंशन वाला जोन है, ठीक है। ये वाला कौन सा जोन है, कंक्रीट है सिर्फ यहाँ पर। ये वाला कौन सा है, कंप्रेशन जोन है, ठीक है ना। ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, है ना, इसको क्या कहता हूँ मैं, ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। टोटल डेप्थ कितनी रहेगी अपनी, ये वाली डेप्थ, डेप्थ कहाँ से मेजर कर रही है, ये अपनी इफेक्टिव डेप्थ है ना। ये जो स्टील तक रहेगी अपनी डेप्थ, है ना, यहाँ से लेकर स्टील तक जो डेप्थ रहेगी, स्टील के सेंटर तक, ठीक है, रिइंफोर्समेंट के। ये क्या रहेगा, अपना इफेक्टिव डेप्थ कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो बना हुआ है, ये क्या बना रखा है मैंने, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो आपको लेना है लीवर आर्म है, लीवर आर्म क्या रह जाएगा आपका, लीवर आर्म, देखो न्यूट्रल एक्सिस तो ये आपका हो गया, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस लाइज एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, इट इज डिफाइंड एज दैट एक्सिस एट विच द स्ट्रेसेस आर जीरो। मतलब ये वाली एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा आपका, स्ट्रेसेस क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। ना तो क्या रहेगा, या ना तो कंप्रेशन में रहेगा ना टेंशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही बराबर रहेंगे, और क्या रहेंगे, किसके बराबर रहेंगे, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें आगे चलते हैं अपन, जो लीवर आर्म, ठीक है। लीवर आर्म देख लेते हैं यहाँ पे अपन। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, वेट करना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, लीवर आर्म का ऐसे अपन, लीवर आर्म क्या रह जाएगा, 1 - में अपना k बाय, ठीक है। लीवर आर्म द डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स एंड द रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स, ठीक है। टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा, इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, 1 - में k/3, ठीक है। k की वैल्यू क्या है अपनी, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी अपनी के की, यहाँ पर लिखिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपना कैसे निकाल सकते हैं, वो आप यहाँ पर सिंपल फार्मूला है इसका, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द बीम अगेंस्ट द एक्सटर्नल लोड्स, ठीक है। और उसको कैसे निकाल सकते हैं अपन, हाँ, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसमें टेंशन के लिए अलग रहेगा अपना, ठीक है, कंप्रेशन, और इसके लिए अपन फाइनल क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या जाएगा, ये वाला है अपना टेंशन के केस में, ठीक है। ये वाला किसके केस में है, अपना सेकंड वाला कंप्रेशन, ठीक है ना। हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू में विड्थ इंटू में के इंटू में डी माइनस में डी माइनस में के डी बाई थ्री, ये क्या है अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द कंप्रेशन जोन। और एक ये सिग्मा एस टी लगा हुआ, तब कहाँ पे रहेगा, ये टेंशन जोन, ठीक है। ये वाली चीज जो है ना, डी माइनस एन बाई थ्री, यही क्या है आपका लीवर आर्म, ठीक है। एन तो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है, डी क्या है मेरा, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है ना। डी जो है इफेक्टिव डेप्थ है, एन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था आपको यहाँ पर, ठीक है। सिंपल है, ये ट्रेडिशनल मेथड होती है, ठीक है। और इसके अंदर अपन जनरली क्या लेते हैं, अपन यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं कि अप्रोप्रिएट सेफ्टी है ना, लीनियर इलास्टिक मैनर में, लीनियर इलास्टिक अपन मटेरियल को कंसिडर करते चलते हैं, ठीक है। उनको स्ट्रेसेस को लिमिट करते हैं, है ना, वर्किंग लोड्स के, सर्विस लोड्स कंसिडर करते हैं अपन यहाँ पर, या वर्किंग लोड्स कंसिडर करते हैं स्ट्रक्चर, है ना, वर्किंग स्ट्रेस वाली मेथड। और डब्ल्यू में एक और चीज़ अज्यूम करता है कि स्टील reinforcement and concrete act together and are perfectly elastic at all the stages, ठीक है। Hence the modular ratio can use to determine the stress in the steel and concrete। इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलर रेशियो, एक मैंने टर्म बताई थी आपको शुरू में ही, वही है, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो टर्म को अपन क्या करते हैं, इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। The stresses under working loads are obtained by applying the methods of
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लाइक सिंपल बैंडिंग थ्योरी, ठीक है, बैंडिंग थ्योरी अपन यूज करते हैं, आपने स्कूल में पढ़ाई होगा है, ठीक है। लिमिटेशन ड्यू टू नॉन लिनियरिटी बकलिंग आर निग्लेक्टेड, ठीक है। नॉन लिनियरिटी और बकलिंग की लिमिटेशंस को अपन किसने निग्लेक्ट करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय characteristics of service loads are checked against the permissible allowable stresses which are fraction of the ultimate or yield stress, ठीक है। अभी क्या है अपन इसके अंदर क्या परमिसिबल स्ट्रेसेस के लिए क्या करते हैं, इसका चेक लगाते हैं इसके अंदर स्ट्रेसेस के लिए, है ना, सर्विस लोड्स का, ठीक है। सर्विस लोड्स के लिए अपन क्या करते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस के लिए अपन क्या करते हैं, चेक लगाते हैं उसके अंदर। और परमिसिबल स्ट्रेस में भी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच टेक्स केयर ऑफ द ओवरलोड और अदर ओवरबर्डन फैक्टर, ठीक है, अननोन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अपन क्या कर सकते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर एक कर्व शो होगा, यही क्या है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इसके बारे में आपको बता दिया था कि ओ ए से लेकर ओ से लेकर ए तक अपनी क्या रहती है, लीनियर रेंज रहती है ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जो बी पर है क्या रहेगा, यील्ड स्ट्रेस रहेगा, है ना। सी पर अपना क्या रहेगा, सी से लेकर जो एफ तक रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, पार्शियली प्लास्टिक। एफ पर अपना क्या है, रप्चर स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। ये ई पर है अपना क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। इस टाइप का क्या बनेगा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। फिर ये कुछ assumptions इसकी के वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। इसके अंदर क्या रहता है, पहला तो ये प्लेन सेक्शन है ना, सेक्शन कहाँ पर, तो प्लेन रहेगा आफ्टर बैंडिंग एंड बिफोर बैंडिंग, हमेशा ही क्या रहेगा, सेक्शन हमेशा प्लेन रहेगा। The bond between steel and concrete is perfect within elastic limit of steel। अभी बॉन्डिंग जो होती है स्टील और कंक्रीट की वो परफेक्ट रहती है ना, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। एक है थर्ड पॉइंट, स्टील एंड कंक्रीट बिहेव्स एज अ लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। एक इलास्टिक मटेरियल लीनियरली इलास्टिक मटेरियल की तरह क्या करता है, स्टील और कंक्रीट इसके अंदर बिहेव करता है। और टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय द रीइंफोर्समेंट एंड नॉन बाय, ये भी क्या है इसका एक assumption है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस जो भी रहते हैं वो कौन लेता है, उनको कौन झेलता है, रीइंफोर्समेंट। और कंक्रीट क्या करता है, कंक्रीट तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को झेलेगा, टेंसाइल स्ट्रेस को नहीं झेलेगा, ठीक है। एक है स्ट्रेसेस इन द स्टील एंड कंक्रीट आर रिलेटेड बाय अ फैक्टर नोन एज मॉड्यूलर रेशियो। अभी किससे रिलेटेड है, स्ट्रेस और कंक्रीट, है ना। स्टील और कंक्रीट में स्ट्रेस और रिलेटेड किससे रिलेटेड है, मॉड्यूलर रेशियो से रिलेटेड है, ठीक है। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज अ स्ट्रेट लाइन अंडर वर्किंग, ठीक है। ये इसका जो रिलेशनशिप आता है वो कैसा रहता है, लीनियर रहता है ना। वर्किंग लोड्स में क्या रहता है, ये वर्किंग लोड्स या वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है ना, कैसा रहेगा ये कर्व इसका, लीनियर रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपन चलते हैं स्लाइड पर, ये डिजाइन की स्टेप्स है ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अपन क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं कहीं में डिजाइन। पहला तो क्या है, अपने डिजाइन कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट करना रहता है पहला। दूसरा स्टेप रहता है वो अपना बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप रहता है वो सेक्शन को डिजाइन करना रहता है अपने। फोर्थ रहता है रीइंफोर्समेंट कंसीडर करना रहता है, वहाँ पर आपको कितना एमएम का डाया कंसीडर करना है बार्स का, ठीक है। ये सब अपन क्या कर लेते हैं। फिर फाइनल क्या अपन लगाते हैं उसके अंदर चेक इसका, एक तो शेयर का लगाते हैं और शेयर रीइंफोर्समेंट। फाइनली अपने पास क्या आ जाती है, डिटेल्स आ जाती है रीइंफोर्समेंट की, कि मान लो वहाँ पर कितना स्पेसिंग, स्पेसिंग से मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना, कितना दो जो भी दो बार्स है अपने, है ना, दो बार्स हो गए ऐसा, ठीक है। तो इनके बीच का स्पेसिंग कितना है, ठीक है ना, इसको कहता हूँ मैं स्पेसिंग। डाया हो गया, फिर कितने नंबर ऑफ बार्स, ये सब क्या अपने को डिटेल ऑफ रीइंफोर्समेंट स्टेप 6 के अंदर प्रोवाइड करते हैं। एक न्यूमेरिकल में कराऊंगा आपको, उससे क्या हो जाएगा पूरा लेना। अब देख रहे हो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी शो हो रहा होगा, देखो यहाँ पर अपन ने जो बीम रही ली है इसके अंदर क्या लिए है अपन, टू नंबर्स ऑफ 12 mm, मतलब क्या है यहाँ पर दो अपन ने नंबर में मार लिए हैं, ठीक है। उसका डाया कितना है 12 mm, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये स्पेसिंग देखोगे, जब यहाँ पर स्पेसिंग आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। देखो यहाँ पर 12 mm लिया है, ठीक है, टू नंबर्स। और एक अपन ने साइड वाला लिया है ना, शेयर वाला रिइंफोर्समेंट, जो ये शेयर वाला रिइंफोर्समेंट कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला जो अपन स्टीरअप से बांधते हैं ना,
इसको क्या कहता हूँ मैं, ये वाला जो है रिंग्स टाइप, ये क्या है अपना शियर रिइंफोर्समेंट। ये कितना लिया है अपन ने, 8 mm का लिया है, ठीक है 8 mm, और इसका स्पेसिंग कितना है अपना 8 है ना, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ऐसे चलते हैं अपन यहाँ से। बैलेंस बीम सेक्शन क्या होता है, आपको मैं यहाँ पर अलग अलग क्या पढ़ा देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ कि बीम के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे बैलेंस सेक्शन होता है पहला। अच्छा, बैलेंस सेक्शन से मतलब क्या है वहाँ पर, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि टेंशन स्टील है ना, टेंशन स्टील ऑल्सो रीचेज द यील्ड स्ट्रेंथ साइमल्टेनियसली एज द कंक्रीट रीचेज द फेलियर स्ट्रेंथ। क्या बात कर रहा है, मतलब कि जैसे कि टेंशन स्टील है ना, स्टील उसके अंदर फेलियर यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ, यील्ड स्ट्रेंथ आएगा उसी टाइम पर क्या होगा, जो कंक्रीट होगा उसमें भी क्या आ जाएगा, फेलियर वाला स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइमल्टेनियसली कहाँ पर रीच करेंगे, फेलियर की तरफ, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा वहाँ पर क्या है, वो सेक्शन क्या है, बैलेंस है। आप देखोगे, आप यहाँ पर आपको पिक्चर शो हो रही होगी, ठीक है। आपको ये जो ब्लॉक है बना हुआ है कंक्रीट का, एक बीम टाइप है, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसके अंदर जो है फेलियर आ गया है। फेल कैसा हो गया है, ये बराबर बराबर फेल हो रहा है ना, कंप्रेसिव में भी और टेंशन में, दोनों में क्या हो रहा है, सेम तरीके से क्या हो रहा है, सेम टाइम पे फेल हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, इस टाइप से इसके अंदर क्या हो रहा है, फेलियर हो रहा है, ठीक है। ये हो गया है अपना बैलेंस सेक्शन, ठीक है। अब होता है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, ठीक है। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन से आप क्या समझते हो, देखो अगर क्या होता है, इस बार पहले तो क्या हो रहा था, स्टील और कंक्रीट दोनों में फेलियर एक साथ आ रहा था, ठीक है। अभी इसमें केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है कि स्टील रीचेस यील्ड स्ट्रेंथ एट द लोड्स लोअर देन द लोड्स एट विच द कंक्रीट रीचेस द फेलियर। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टील का लोड जो रहेगा, वो क्या रहेगा, लेट, मतलब कि स्टील में जो लोड आएगा मतलब लेट आएगा, ठीक, मतलब ये उसमें स्ट्रेन फेलियर होगा स्टील के अंदर, वो क्या होगा, पहले नहीं होगा, उसके कंक्रीट पहले फेलियर की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब क्या कहेंगे, ये क्या सेक्शन कौन सा आपका, अंडर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, स्टील कम प्रोवाइड हुआ है ना, अंडर इन्फोर्स, ठीक है। और फेलियर किस में ज़्यादा होगा, कंक्रीट में फेलियर पहले हो जाएगा, मतलब वो क्या है, अंडर इन्फोर्स। अभी क्या है, एवरी सिंगल रीइंफोर्स बीम, सिंगली रीइंफोर्स से क्या समझते हो आप, सिंगली और डबली रीइंफोर्स, मतलब क्या, देखो आप देखो सेक्शन आपने देखा होगा इस टाइप का, आपकी बीम का सेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर यहाँ पर भी मैं स्टील लगा दूँ, मैंने पहले क्या लगाया था, रीइंफोर्समेंट यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, नीचे की साइड। अभी क्या लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, है ना, दोनों साइड स्टील लगा, मतलब ये क्या हो गया, डबली हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा है, डबली रीइंफोर्स है। और सिंगली कब होता है, सिंगली कब होता है ये, जब मैं यहाँ पर इस टाइप का होता है, तभी क्या होता है अपना सिंगल रीइंफोर्स। अब क्या है, यील्डिंग ऑफ स्टील in under reinforced beam section does not mean the structure has cracked. Okay? As when the steel yields, excessive deflection and cracking in the beam will occur before the failure, which gives enough time to occupant to escape before section fails. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। स्टील जब यील्ड करता है इसके अंदर तो क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है, तो एक वार्निंग देता है उसके पहले, है ना, कि फेलियर होने के पहले क्या हो जाएगा, क्रैक्स डेवलप होंगे, मतलब क्या है, वार्निंग दे रहा है, जिसके इस टाइम में क्या हो जाएगा, है ना, इनफ टाइम रहता है ऑक्यूपेंट्स के लिए इस टाइम में, कि जो ऐसी बिल्डिंग है या फिर कोई सी भी किसी भी टाइप की बिल्डिंग है, उसके अंदर अगर कोई लिविंग चीजें है ना, तो वो क्या कर सके, वहां से एस्केप कर सके, ताकि, तो एक ये क्या देता है, इनफ वार्निंग देता है। कौन सा वाले सेक्शन में बना हुआ है, अगर वो अंडर वाले, अंडर इन्फोर्स। Failure in the under-reinforced beam section is due to the concrete reaching its ultimate failure strain of 0.0035 before steel reaches its failure strain. अभी क्या हो रहा है, अंडर इनफोर्स सेक्शन में क्या हो रहा है, कंक्रीट उसके फेलियर स्ट्रेन की तरफ पहले बढ़ जाता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेन की तरफ पहले बढ़ जाता है। अल्टीमेट स्ट्रेन कितना है, 0.0035, ठीक है, आपको याद करना है। तो स्ट्रेन कितना रहता है, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना रहता है हमेशा, तो याद करना है 0.0035 कंक्रीट के अंदर, ठीक है। तो ये वैल्यू रहती है, और ये फेलियर स्ट्रेन में जो है कंक्रीट पहले पहुंच जाता है एज कम्पेयर टू स्टील।
तो इसलिए क्या हो रहा है, ये अंडर इनफोर्स का एक क्या है, एक कंडीशन रहता है। और स्ट्रेन की बात करो, स्टील की बात करो, तो उसका फेलियर स्ट्रेन कितना रहता है, 0.20 से 0.25 के बीच में, इससे हायर रहता है। ठीक है, बैलेंस आगे आपको समझ में, अंडर इनफोर्स आगे आपको समझ में। नेक्स्ट चलते हैं ओवर इनफोर्स। अभी आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये वाला जो क्रैक डेवलप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो इस टाइप से क्रैक डेवलप हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या है, ओवर रिइंफोर्समेंट हो रहा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, स्टील अपन ने रिइंफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो अभी इस केस में क्या होगा ना कि जो फेलियर होगा ना, वो स्टील में क्या हो जाएगा, अपना पहले हो जाएगा, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू कंक्रीट। ठीक है, रिइंफोर्स कंक्रीट विल फ्रैक्चर इट द फेलियर स्टेप, the concrete is reached earlier than the yield strength of the steel is reached। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेलियर पहले हो जाएगा कंक्रीट की। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अपना ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, if the over reinforced beam is designed and loaded to full capacity, then the steel tension zone will not yield much before the concrete reaches the ultimate strength of 0.003। अभी कंक्रीट का फेलियर कितना में हो रहा है, ठीक है ना, 0.0035। तो स्टील जो टेंशन जोन में रहेगा वो यील्ड नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज ड्यू टू लिटिल यील्डिंग ऑफ स्टील, द डिफ्लेक्शन क्रैकिंग ऑफ बीम डज नॉट ऑकर एंड डज नॉट गिव द इनफ वार्निंग प्रायर टू फेलियर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग क्या हो रहा है, ऑकर नहीं हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, वो क्या है, इनफ वार्निंग भी क्या हो रहा है, दे नहीं रहा है। उसके पहले ही क्या हो जाएगा, फेलियर के पहले कोई वार्निंग नहीं दे रहा है, मतलब फेल हो जाएगा, ओवर इन्फोर्समेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सडन कॉलेप्स हो जाएगा उसके। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ना, फेलियर ऑफ इन द ओवर reinforced सेक्शन आर ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिजाइन इज नॉट रिकमेंडेड इन द प्रैक्टिस ऑफ बीम डिजाइन। ठीक है, हमेशा क्या होता है, इसको रिकमेंड नहीं करते हैं पर इस टाइप की डिजाइन, ओवर reinforced बीम की डिजाइन। सडन कॉलेप्स हो रहा है अगर, तो वो क्या है, ओवर reinforced सेक्शन, क्रैकिंग आ रही है और फिर उसके बाद एक इनफ वार्निंग दे रहा है, मतलब वहां पर क्या है आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, और एक बैलेंस सेक्शन मतलब क्या है, स्ट्रेसेस वहां पर क्या रह रहे हैं आपके जीरो के बराबर है, या फिर टेंशन और कंप्रेशन जोन में क्या है, बराबर बराबर क्या है, स्ट्रेसेस। ठीक है, अभी आपको ये कंसेप्ट बता देता हूँ पूरा, इसका ये फॉर्मूला आपको जो है पूरा मॉड्यूलर रेशियो में अभी पूरा यूज होने वाला है। ठीक है, एक कंसेप्ट है ना, इसके लिए इक्विवेलेंट सेक्शन, मतलब बैलेंस सेक्शन के लिए कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें क्या लिया है आपने, एक तो लोड लिया है ना, लोड का फॉर्मूला क्या होता है आपको, लोड का फोर्स का पता ही है आपको, है ना, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है अपना, लोड अपॉन में एरिया ना। तो लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, स्ट्रेस इंटू में एरिया। बस वही क्या करा है मैंने, स्टील के अंदर लिया है और क्या लिया है, कंक्रीट के अंदर लिया है। ठीक है, सिग्मा इंटू में क्या, एरिया, मतलब क्या हो गया अपना, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना, पी एस प्लस में पी सी, ये टोटल लोड हो जाएगा। इसमें एक तो स्टील वाला ले लिया अपन ने, स्टील के लिए पी एस ले लिया और कंक्रीट के लिए पी सी ले लिया। ठीक है, तो इसमें सिग्मा एस इंटू ए एस टी, मतलब क्या है, एरिया ऑफ स्टील और स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द स्टील। एक है सिग्मा सी बी सी इंटू में ए एस सी, स्ट्रेसेस इन द कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, लोड की वैल्यू होगी। बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट assumed to be perfect, so the strain in the steel and the surrounding concrete will be equal। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन है आपका। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन के केस में क्या हो जाएगा, ये जो एप्सिलॉन एस है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन जो रहेंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे किसके, एक तो स्टील में जो स्ट्रेन रहेगा वही कंक्रीट के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, आपको मैंने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पूरा बताया रखा है, ई इक्वल टू क्या होता है ना, ये फॉर्मूला अपन ने क्या करा है, यहाँ पर यूज करा है ना। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा अपना, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, सिग्मा अपॉन में ई। ठीक है, सिग्मा अपॉन में ई हो जाएगा। और अपन ने ये अलग अलग स्टील के लिए लिख लिया एक बार, और एक बार क्या लिख लिया इधर कंक्रीट के लिए। तो फाइनल जो अपने पास इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी,
ना। यही क्या है अपना मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। एम क्या है अपना मॉड्यूलर रेशियो। फाइनल अपने पास ये अलग अलग क्या आ जाएगी इसकी क्वेश्चन आ जाएगी। सिग्मा सी के लिए क्या जाएगा अपना सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में एम। ये फार्मूला अपना क्या का हो जाएगा। जब स्ट्रेसेस ही है केवल अपने पास अपने को मॉड्यूलर रेशियो निकालना तो अपन इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट स्ट्रेस इन द स्टील इज m times the stresses in the concrete or load carried by steel is m times the load carried by concrete of equal area, ठीक है ना। क्या है ये m टाइम्स रहेगा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले से पता रहना चाहिए। अभी क्या है अभी ये लोड में इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया है ना। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू है सिग्मा एस इंटू ए एस टी और सिग्मा सी इंटू ए सी। तो या तो मैं सिग्मा एस की जगह रख दूँ है ना वैल्यू सिग्मा सी ए सी को सेम रख दूँ। तो मैंने क्या करा ये वाला फॉर्मूला लगा दिया पहले सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा एम सिग्मा सी को मैंने जब यहाँ रखा इंटू में ए एस टी आ गया, ठीक है। तो सिग्मा सी अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो फाइनल फार्मूला अपने पास क्या आ गया जो सिग्मा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी पी अपॉन में ए सी प्लस में एम इंटू ए एस टी, ठीक है। और ये क्या है अपना ए ऑफ सी क्यू सी, ठीक है। इक्विवेलेंट एरिया ये हो जाएगा ए सी प्लस में एम इंटू एस टी, ठीक है। ये अगर ये चीज है अपना जो एरिया इक्विवेलेंट इसके बराबर है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं इसको इधर लेकर और अपन फाइनल ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए माइनस में ए एस टी, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस में एम माइनस वन इंटू में एस टी, ठीक है। ये इक्वेशन अपन इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट सेक्शन के लिए वो क्या आ गई अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन यहाँ पर लिमिटेशन कौन कौन सी थी इसकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की वो देख लेते हैं। पहला तो क्या था अपना कि assumptions of the linear elastic behavior and control of stresses within specially defined permissible stresses are unrealistic due to several reasons, ठीक है। कौन कौन से रीजन है किनकी वजह से अपना जो है ये बिहेवियर इसका क्या रहता है लीनियर इलास्टिक रहता है, ठीक है। एक तो क्रिप हो गया है श्रिंकेज हो गया है, ठीक है ना। अदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की वजह से क्या रहता है अपना ये क्या रहता है इसका लिमिटेशन है, ठीक है। ये भी चीज क्या करते हैं अपन इसको अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग साइमल्टेनियसली हैविंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अनसर्टेनिटी दिस कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। तो ये भी केस क्या क्या हो जाएगी एक लिमिटेशन हो जाएगी, ठीक है। कि इसको अपन क्या करते हैं इसमें अपने जो अलग अलग टाइप के लोड्स हैं साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं ना डिफरेंट डिग्री पे वो क्या एक अनसर्टेनिटी है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या हो सकता है वो यूज नहीं हो सकता है। तो अपन इसलिए अपन इसको यूज नहीं करते हैं। ये इसका क्या है लिमिटेशन हो गई। एक ही एक्चुअल फैक्टर 30 इज नॉट नोन इन दिस मेथड ऑफ डिजाइन, ठीक है। अपने को जो एक्चुअल फैक्टर 30 रहता है ना वो पता नहीं रहता है इस डिजाइन में। तो partial safety factor in the limit state method is more realistic than the concept of permissible stress in the working stress method। तो फैक्टर 30 और आगे रहे। अभी क्या होता है लिमिट स्टेट मेथड में क्या लगता है पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। वो बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है। एज कम्पेयर टू जो परमिसिबल स्ट्रेसर लेते हैं अपन किसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो ये भी क्या है इसका एक लिमिटेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है इसका एक ये जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM अपना फेल हो जाता है, ठीक है। ये अलग अलग इसके क्या हो गए लिमिटेशन। क्लियर है इतना, ठीक है। आपको एक श्रिंकेज का मैं फोटो बता देता हूँ किस टाइप से आपका कंक्रीट जो है श्रिंक कर जाता है। जो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। यही क्या अपना है इस टाइप से श्रिंकेज रहता है, ठीक है।
अभी क्या है, वाटर यहाँ पर देखो श्रिंक हो जाएगा और वाटर के श्रिंक हो गया, अभी कैसा हो गया ये, इस टाइप से, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपका ये श्रिंकेज का। अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर ये क्रिप का एग्जांपल, ठीक है। राइट साइड में आपको एक कोई फोटो दिखेगा, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये इस टाइप से देखो, लॉन्ग टर्म ये डिफॉर्मेशन हो रहा है ना। इसको क्या कहता हूँ मैं, ये क्या है, फेलियर कौन सा है, ये वाला है क्रिप, ठीक है। दो दो फोटोज है अलग अलग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका लिमिट स्टेट वर्किंग स्टेट मेथड। इनके बीच का मेजर जो डिफरेंस होता है वो आपका अपन दूसरे वाले जो है आपका लेक्चर में, आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आपने आज पूरा देख लिया है आपका क्रिप लिमिटेशन देख ली वर्किंग स्ट्रेस की। आपको सारे सेक्शंस पढ़ा दिए, टाइप्स ऑफ सेक्शंस, ओवर अंडर बैलेंस सेक्शन, ठीक है। डिजाइन स्टेप्स बता दी मैंने आपको डब्ल्यूएसएम की, ठीक है। फॉर्मूला आपको इक्वेशन पूरी कंप्लीट करवा दी, इक्विवेलेंट सेक्शन के लिए कौन सी इक्वेशन है आपको न्यूमेरिकल में यूज हो, ठीक है। और सिंकेज और क्रिप आपका किस टाइप से, उसकी पिक्चर आपको बता दी, आपको किस टाइप से वो डिफॉर्मेशन होता है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर है। अच्छा, यह पीटी से आपको अवेलेबल हो गया होगा ग्रुप में, ठीक है।